स्वागत है आप सभी को एग्जाम रिजल्ट पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का हिस्ट्री। और इस हिस्ट्री में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ है उस सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को चैप्टर वाइज आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज आपकी क्लास 9th की हिस्ट्री समाप्त हो जाएगी। इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिया हुआ है आपके हिस्ट्री क्लास 9th में वो सभी आज हम आपको समाप्त कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जो भी वीडियो होगी इसकी सीधी जानकारी आपको सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्लास 9th का हम आज हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे और आज आपका हिस्ट्री हम समाप्त कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है आपके सामने फ्रेंड्स। पहला प्रश्न है, यहाँ चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर है भौगोलिक खोजे। क्लास 9th का जो चैप्टर है पहला चैप्टर भौगोलिक खोजे। और इस चैप्टर का पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं आपके सामने। पहला प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? तो वास्को डी गामा जो था यह पुर्तगाल का था। कहाँ का था? पुर्तगाल का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र का उपयोग किनसे सीखा था? तो यह सीखा था अरबों से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, धर्म युद्ध हुआ था? तो धर्म युद्ध हुआ था ये ईसाइयों और तुर्कों में। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है कि कोलंबस निवासी था? तो कोलंबस यह जो था ये आपका जिनेवा का था। ठीक है, कहाँ का निवासी था? जिनेवा का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हेनरी द नेविगेटर राजा था? तो यह था आपका पुर्तगाल का। अगला प्रश्न है कि स्टोलोव किस प्रकार का यंत्र था? तो यह था आपका अक्षांश बताने वाला। क्या था? अक्षांश बताने वाला। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कैरोलिगियन साम्राज्य का सम्राट कौन था? तो ये था आपका सालारमा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था? तो ये होता था राजा। अगला प्रश्न है, भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस वर्ग को सबसे अधिक फायदा हुआ था? तो ये हुआ था आपका व्यापारी वर्ग को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था? तो ये था आपका जर्मनी का। अगला प्रश्न है कि दव्यांतरण के सिद्धांत की आलोचना किसने की थी? तो ये करने वाला था आपका विक्लिफ। अगला प्रश्न है कि अमेरिका का पता किसने लगाया? तो लगाने वाला था कोलंबस। अगला प्रश्न है कि ब्राजील की खोज किसने की थी? तो ब्राजील की खोज ये करने वाला था आपका केवरल। किसने किया था? केवरल ने किया था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा था? तो ये पड़ा था आपका कोलंबस के नाम पर। अमेरिका का नाम अमेरिका किसके नाम पर पड़ा था? कोलंबस के नाम पर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जामोरिन कहाँ का राजा था? तो जामोरिन जो था ये आपका कालीकट का राजा था। अगला प्रश्न है कि अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था? तो ये था आपका भारत का। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कैप्टन कुक ने किस देश को खोज की थी? तो ये क्या था आपका ऑस्ट्रेलिया का। अगला प्रश्न है कि इसाबेला कहाँ की रानी थी? तो ये थी आपकी स्पेन की। अगला प्रश्न है कि केवरल नामक पुर्तगाली जहाज ने कहाँ का पता लगाया था? थे ब्राजील का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, 80 वर्ष तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था किस धातु पर निर्भर रहा? तो यह था आपका चांदी पर। अगला प्रश्न है कि रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ था? तो यह था आपका रोम में। अगला प्रश्न है, किस शताब्दी में मध्य युग का अंत तथा आधुनिक युग का आगमन हुआ था? तो हुआ था आपका 15वीं से 16वीं शताब्दी में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पुनर्जागरण का केंद्र बना? तो ये बना था आपका इटली। अगला प्रश्न है कि उत्तर महासागर द्वीप की खोज किसने की थी? तो करने वाला था बार्थोलोमियो डियाज ने। अगला प्रश्न है कि अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई थी? तो ये हुआ था आपका 1492 में। अमेरिका की खोज कब हुआ था? 1492 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कस्तूतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ था? तो कस्तूतुनिया का पतन जो है यह हुआ था आपका 1453 में। अगला प्रश्न है, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? तो ये लगाने वाला था आपका मैगलन ने। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर किस वर्ष लगाया था? तो ये लगाया था आपका 1519 ईस्वी में।
अगला प्रश्न है आपके सामने फ्रेंड्स कि वास्को डी गामा ने भारत का पता किस वर्ष लगाया था? तो 1498 में लगाया था। कब लगाया था? 1498 में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बतलाया था? तो बताने वाला था आपका अब्दुल मजीद ने। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कुबलाई खान कहाँ का निवासी था? तो ये था आपका चीन का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने फ्रेंड्स कि न्यू फाउंडलैंड द्वीप का पता किसने लगाया था? तो लगाया था आपका सर जॉन सेबास्टियन कैबोट ने। ठीक है। अगला प्रश्न है कि डिवाइन कॉमेडी की रचना किसने की थी? तो एक क्या था आपका दांते ने। अगला प्रश्न है कि सेंट पीटर का गिरजाघर कहाँ है? तो ये आपका है रोम में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो न्यूटन ने किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि नए समुद्री मार्गों की खोजों से किसके बीच व्यापार संबंध बढ़ा? तो बढ़ा था आपका भारत तथा रोम साम्राज्य के बीच में। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हल्के तथा तेज चलने वाले जहाज केरावल को किसने बनाया था? तो ये बनाने वाला था आपका पुर्तगाली। ठीक है। पुर्तगालियों ने बनाया था। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आपके सामने है कि गैलीलियो ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? तो ये किया था आपका दूरबीन का। अगला प्रश्न है कि नई दुनिया का विस्तार से किसने ढूंढा? तो ये ढूंढा था आपका अमेरिगो वेस्पुसी ने। अगला प्रश्न है कि अंधकार युग की अवधि थी? तो ये था आपका 5वीं से 14वीं सदी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आधुनिक युग का प्रादुर्भाव हुआ? तो ये हुआ था आपका 15वीं 16वीं सदी में। अब आपका यहाँ पर चैप्टर 2 होगा। तो चैप्टर 1 हम पढ़े। अब आपका अगला चैप्टर 2 अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि अमेरिका का पता किसने लगाया था? तो कोलंबस ने लगाया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? तो ये था आपका वाशिंगटन। अगला प्रश्न है कि नेविगेशन एक्ट अधिनियम कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1651 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपका 4 जुलाई 1776 में। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो ये तैयार करना था आपका टॉमस जेफरसन। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेशों की सहायता की थी? तो एक किया था आपका फ्रांस ने। ठीक है। किसने किया था? फ्रांस ने किया था। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? तो ये था बोस्टन टी पार्टी। अगला प्रश्न है कि स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियों नामक संस्था स्थापित की गई? तो ये हुआ था आपका अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था? ये था आपका जॉर्ज वाशिंगटन। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो ये आपका है वाशिंगटन। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? तो करने वाला था आपका टॉमस पेन। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में किसी वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? किस वर्ग ने? तो ये निभाया था आपका मध्यम वर्ग ने। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के निवासी था? तो ये था आपका जेनेवा का। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सप्तवर्षीय युद्ध में किस देश की विजय हुई? तो ये हुआ था आपका इंग्लैंड का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आपके सामने कि फिलाडेल्फिया की प्रथम कांग्रेस कब हुई? तो हुआ था 1774 में। अगला प्रश्न है कि अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ? तो हुआ था 1776 में। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में अपने कितने उपनिवेश स्थापित किए थे? तो 13 किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 15वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका का पता किसने लगाया था? तो लगाया था कोलंबस ने। अगला प्रश्न है कि सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच हुआ था? तो हुआ था आपका ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? तो था जॉर्ज तृतीय था। अगला प्रश्न है कि किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? तो यह था पेरिस की संधि। अगला प्रश्न है कि
स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1765 में। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो ये था कॉर्नवालिस। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1789 में। अगला प्रश्न है कि विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? तो ये हुआ था आपका अमेरिका में। अगला प्रश्न है किसी संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी? तो ये होता पेरिस की संधि। अगला प्रश्न है अमेरिका में सबसे पहले किस देश ने अपने उपनिवेश स्थापित किए थे? तो ये था आपका स्पेन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने फ्रेंड्स कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था? तो देने वाला था आपका सैमुअल एडम्स। ठीक है, अगला प्रश्न है कि स्टाम्प एक्ट किसने लगाया था? तो ये लगाने वाला था आपका ग्रीनवेले। अगला प्रश्न है कि 5 असहनीय कानून किसने बनाए थे? तो बनाया था लॉर्ड नॉर्थ ने। ठीक है, अगला प्रश्न है कि स्वाधीनता के पुत्र पुत्रिया नामक संस्था स्थापित की गई, तो ये कहाँ किया गया था आपका? ये हुआ था आपका अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने कि अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना? तो ये था आपका वाशिंगटन। ठीक है, वाशिंगटन था अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि बोस्टन की चाय पार्टी घटना कब हुई थी? तो 1773 में। अगला प्रश्न है कि किस क्रांति में नारा दिया गया था प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं? तो ये हुआ था आपका अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में। अगला प्रश्न है आपके सामने फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था? तो हुआ था आपका 1775 में। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 18 अप्रैल 1775 में। अगला प्रश्न है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कहाँ हुआ था? तो हुआ था आपका लिंक्सगटन में। ठीक है, लिंक्सगटन में हुआ था। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है जॉर्ज तृतीय की किस नीति के कारण उपनिवेशवासियों में आक्रोश पनपा था? तो हुआ था आपका व्यक्तिगत शासन की नीति। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी उपनिवेशवासी ईसाई धर्म के किस संप्रदाय को मानने वाले थे? तो ये था आपका प्यूरिटन। अगला प्रश्न है कि क्यूबेक एक्ट किस देश के लिए पास हुआ था? तो हुआ था कनाडा के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आयरिश की फ्री स्टेट किस स्टेट को कहा गया? तो इसको कहते हैं आयरलैंड को। अगला प्रश्न है कि नई दुनिया किस देश को कहा जाता है? तो कहा जाता है अमेरिका को। ठीक है, अगला प्रश्न है शक्ति पृथ्वीकरण सिद्धांत किसने दिया था? तो देने वाला था आपका मोंटेस्क्यू ने। ठीक है, अगला प्रश्न है किस वर्ष आयरलैंड की संसद को स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ था? तो 1782 में। अगला प्रश्न है अमेरिका उपनिवेशों के प्रशासन का प्रधान कौन होता था? तो होता था आपका गवर्नर। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा चैप्टर 3। ठीक है, क्लास 9th का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप। अब शुरुआत करेंगे चैप्टर 3 से। पहला प्रश्न है कि फ्रांस की राजक्रांति किस देश में हुई? तो फ्रांस की राजक्रांति किस ईस्वी में हुई थी? तो ये हुआ था आपका 1789 में। अगला प्रश्न है कि बेस्टियल का पतन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 14 जुलाई 1789 को। प्रथम स्टेट में कौन आते थे? तो ये आपका है पादरी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है कि द्वितीय स्टेट में इनमें से कौन थे? तो द्वितीय स्टेट में कोलिन था। अगला प्रश्न है कि तृतीय स्टेट में इनमें से कौन आते थे? तो तृतीय स्टेट में न्यायाधीश। अगला प्रश्न है कि विश्व कोश का संपादक कौन था? तो था आपका डिदरो। अगला प्रश्न है कि जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता था? तो था आपका मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का नारा किसने दिया था? तो देने वाला था आपका फ्रांसीसी क्रांति में। ठीक है, किस क्रांति में दिया गया था? स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया था? तो ये थोड़ा आपका फ्रांसीसी क्रांति में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मानव और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा जारी की गई तो 27 अगस्त 1789 को। अगला प्रश्न है कि शक्ति की पृथ्वीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था मोंटेस्क्यू ने। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक थे? तो ये था आपका रूसो।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नेशनल असेंबली के लिए मतदान का अधिकार मिला तो ये सक्रिय नागरिकों को। अगला प्रश्न है कि 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस ने किस प्रकार की शासन व्यवस्था लागू की तो क्या था गणतंत्र व्यवस्था। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया तो हुआ था ये 1804 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी उपनिवेश में अंतिम रूप से दास प्रथा का समाप्त हुआ तो यह था 1848 में। अगला प्रश्न है कि फ्रांस क्रांति के पूर्व फ्रांस की शैक्षणिक व्यवस्था पर किसका अधिकार था तो यह था आपका चर्च का। अगला प्रश्न है कि लुई 16वां को गिलोटिन पर चढ़ाने का निर्णय किसने लिया था तो लेने वाला था आपका कन्वेंशन ने। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, फ्रांस की क्रांति का प्रभाव भारत के किस राजा पर पड़ा तो हुआ था आपको टीपू सुल्तान पर। अगला प्रश्न है कि वाल्टियर क्या था, वाल्टियर क्या था तो यह था आपका लेखक था। अगला प्रश्न है कि रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था तो यह था जनता की इच्छा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी तो लिखा था विधि की आत्मा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि फ्रांस की राजक्रांति के समय वहां का राजा कौन था तो यह था आपका लुई 16वां। अगला प्रश्न है कि फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है तो 14 जुलाई को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, फ्रांसीसी समाज कितने वर्ग में विभक्त था तो यह था आपका 3 वर्ग में। अगला प्रश्न है कि राजा पर नियंत्रण लगाने के लिए कौन सी संस्था थी तो यह था आपका पलारोमा। ठीक है, किसने कहा था कि भ्रष्ट गिरजे को नष्ट कर दो तो कहने वाला था आपका वाल्टियर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी तो यह हुआ था आपका 1688 में। अगला प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था तो यह था आपका बुर्जुआ क्रांति। अगला प्रश्न है कि आतंक राज की स्थापना किसने की थी तो आतंक राज की स्थापना करने वाला ये था आपका रॉबेस्पियर। ठीक है, ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि फ्रांस की राजक्रांति से उत्पन्न राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था यूरोप के कई देशों का उसका क्या था तो यह था आपका मित्र बना दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस तिथि को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है तो 14 जुलाई 1789 को। अगला प्रश्न है कि नेपोलियन कब सम्राट बना तो यह बना था 1804 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि मेरी इच्छा की ही कानून है तो कहने वाला था आपका लुई 16वां ने। अगला प्रश्न है कि मेरी अंतोनेट कहाँ की राजकुमारी थी, अंतोनेट कहाँ की राजकुमारी थी तो ये थी आपकी ऑस्ट्रिया की। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लेटर्स द कचेट क्या था तो ये था आपका राजा आज्ञा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने स्टेटस जनरल की बैठक किस तिथि को आरंभ हुई थी तो हुआ था आपको 5 मई 1789 ईस्वी को। अगला प्रश्न है किसने कहा था कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है तो कहने वाला था आपका वाल्टियर ने। अगला प्रश्न है कि फ्रांस में सबसे ज्यादा करों का बोझ किस पर पड़ा था तो पड़ा था आपका साधारण जनता पर। अगला प्रश्न है कि सम्राट लुई 16वें को किस तिथि को फांसी दी गई थी तो 21 जनवरी 1793 को। अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रूस की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था, रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था तो यह था आपका दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अगला प्रश्न है कि बास्तिल के किले पर बशीर ने कब दावा बोला था तो बोला था 14 जुलाई 1789 को। अब आपका अगला चैप्टर है चैप्टर 4। ठीक है, चैप्टर 4 है विश्व का इतिहास। शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था तो 1914 में हुआ था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी तो जर्मनी की। अगला प्रश्न है कि 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था तो 1917 ईस्वी में
ये जो रूस था ना, वो प्रथम विश्व युद्ध में से क्या हो गया था, अलग हो गया था। ठीक है, रूस। अगला प्रश्न है कि वर्साई की संधि के फलस्वरूप इनमें से किस महादेश का मानचित्र बदल गया था? तो ये हुआ था आपका यूरोप का। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ध्रुवीय राष्ट्रों में किस राष्ट्रों ने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया था? तो इटली ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है फ्रेंड्स, यह चला था आपका 4 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 4 वर्षों तक। अगला प्रश्न की ओर चलते फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है आपके सामने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आपके सामने कि ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार ऑर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कब हुई थी? तो यह था आपका 28 जून 1914 को। अगला प्रश्न है कि कैसर विलियम द्वितीय कहाँ का सम्राट था? तो यह था आपका जर्मनी का। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि सर्व सलाव आंदोलन को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया था? तो दिया था रूस ने। अगला प्रश्न है कि आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या में किसका हाथ था? तो ये था आपका निहिलिस्टों का। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध में सबसे बाद में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित हुआ था? तो ये हुआ था आपका अमेरिका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बर्लिन की दीवार द्वारा किस देश के 2 भागों में विभक्त किया गया? तो जर्मनी का। अगला प्रश्न है कि वाइमर गणतंत्र की स्थापना किस देश में हुई थी? तो था जर्मनी में। अगला प्रश्न है कि जर्मनी का किस देश पर आक्रमण करने से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी? तो था पोलैंड। अगला प्रश्न है कि जर्मनी का द्वितीय विश्व युद्ध में किसने पराजित किया? जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध में किसने पराजित किया था? तय करने वाला था आपका रूस। अगला प्रश्न है कि अमेरिका ने हिरोशिमा पर बमबारी कब की थी? तो किया था आपका 6 अगस्त को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ था आपका 1945 में। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्रीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो करना था वुडरो विल्सन ने। अगला प्रश्न है कि लुसुतानिया नामक जहाज किस देश का था? लुसुतानिया नामक जहाज किस देश का था? तो था आपका ब्रिटिश का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संधि को आरोपित संधि कहते हैं? तो इसको कहते हैं आपको वायसार की संधि को। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने कि सीजफ्रेड लाइन का निर्माण किसने किया? तो करने वाला था आपका जर्मनी ने। ठीक है, अगला प्रश्न है कि म्यूनिख समझौता किस वर्ष हुआ था? तो हुआ था आपका 1938 में। अगला प्रश्न है कि मैगी नॉट लाइन का निर्माण किसने किया था? तो करने वाला था आपका फ्रांस ने। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने कि त्रिगुट समझौते में शामिल थे? तो ये था आपका जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इटली। ठीक है, ये तीनों देश शामिल था। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो हुआ था 1939 में। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि राष्ट्रसंघ का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसको वुडरो विल्सन को। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? तो था विंस्टन चर्चिल। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा रूस को। अगला प्रश्न है कि 1911 में
आगेदी संकट के कारण किन देशों की प्रतिस्पर्धा बढ़ी? तो बढ़ा था आपका इंग्लैंड जर्मनी। अगला प्रश्न है कि पेरिस शांति सम्मेलन में कितनी संधियां की गई? तो किया गया था ये आपका 5 संधियां। ठीक है, कितने संधियां किया गया था? 5 संधि किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सुंदर समझौता किन 2 राष्ट्रों के बीच हुई थी? तो हुआ था आपका इंग्लैंड और फ्रांस। अगला प्रश्न है आपके सामने फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने किस वर्ष समापन किया था? तो किया था आपका 1944 में। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ था? तो हुआ था आपका जर्मनी। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? तो ये हुआ था आपका हिरोशिमा पर गिराया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश विश्व शक्ति बनकर उभरा? तो वो अमेरिका ने। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी संधि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी थी? तो था वर्साइल्स की संधि। किसका संधि था? वर्साइल्स की संधि था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का किस देश ने प्रयोग किया था? तो ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 महान राष्ट्र कौन कौन से बने? तो था आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ। अगला प्रश्न है कि मित्र राष्ट्र में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं थे? तो था जर्मनी। अगला प्रश्न है कि वर्साई संधि का सबसे ज्यादा असर किस देश पर पड़ा? तो था आपका जर्मनी पर। ठीक है, वर्साई की संधि का असर सबसे ज्यादा जर्मनी में पड़ा था। अगला प्रश्न है कि गुप्त संधियों की प्रथा किसने शुरू की थी? तो ये था आपका बिस्मार्क ने। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? तो हुआ था 11 नवंबर 1918 को। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी जर्मनी को किसके संरक्षण में रखा गया था? तो हुआ था आपका रूस के संरक्षण में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को जाता है? तो ये रूस का। अगला प्रश्न है कि इंपरेटर क्या था? तो ये था आपका जर्मनी का एक जहाज। अगला प्रश्न है कि वर्साई की संधि कब हुई? तो हुआ था आपका 28 जून 1919 को हुआ था। अगला प्रश्न है वर्साई की संधि के द्वारा अल्सेस लॉरेन प्रदेश किसे दिया गया? तो ये दिया गया था फ्रांस को। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा चैप्टर 5, जर्मनी में नाजीवाद का उदय। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हुआ था आपका ऑस्ट्रिया में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो यह था आपका स्वास्तिक। अगला प्रश्न है कि वाइमर गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो हुआ था 10 अगस्त 1919 को। अगला प्रश्न है कि हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था? तो बना था 1933 में। अगला प्रश्न है कि एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? देने वाला था हिटलर। और अगला प्रश्न है कि हिटलर ने जर्मनी में किस प्रकार के राज्य की स्थापना की? तो था सर्वाधिकारवादी। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है कि नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था? तो ये था आपका समाजवाद का। अगला प्रश्न है कि नाजी पार्टी का संबंध किस देश से था? तो ये था आपका जर्मनी से। अगला प्रश्न है कि आयरन क्रॉस का क्या था? तो ये था आपका जर्मनी का वीरता पुरस्कार। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में नाजीवाद किसका समर्थक था? तो था राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांतों का। अगला प्रश्न है कि नाजीवाद का सर्वप्रथम उदय हुआ तो जर्मनी में। अगला प्रश्न है कि नाजी पार्टी का झंडा किस रंग का था? तो था आपका लाल रंग का। अगला प्रश्न है आपके सामने फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर किस वर्ष अधिकार किया? तो क्या था 1939 में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हिटलर ने आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए किसे अर्थमंत्री नियुक्त किया? तो ये क्या था आपका जालमर राष्ट्र को। ठीक है, किसको क्या था? जालमर राष्ट्र को। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने कि जनरल फ्रांको कहाँ का शासक था? तो ये था आपका स्पेन का। ठीक है, स्पेन का। अगला प्रश्न है कि कॉमिंटर्न विरोधी समझौता में कौन कौन से देश शामिल थे? तो ये था आपका जर्मनी, जापान तथा इटली। अगला प्रश्न है कि मीन कैंप
किसकी रचना है? तो ये है आपका हिटलर की। मेन कैंप किसकी रचना है? तो हिटलर की। अगला प्रश्न है आपके सामने फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था? तो यह था रूर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? तो यह था मार्क। अगला प्रश्न है कि चतुर्थ वर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो ये किया गया था आपका 1936 में। और अगला प्रश्न है कि अबिसिनिया युद्ध के बाद कौन से दो राष्ट्र एक दूसरे के काफी करीब हो गए थे? तो यह हुआ था जर्मनी और इटली। अगला प्रश्न है कि जर्मनी में नवंबर क्रिमिनल्स किन्हें कहा गया? तो ये कहा गया था आपका गणतंत्र के समर्थकों को। अगला प्रश्न है कि जर्मन संसद का नाम क्या था? तो ये था आपका रिचस्टाग। अगला प्रश्न है कि और ऑनर क्रॉस से किन महिलाओं को सम्मानित किया गया था? तो ये अधिक संतान पैदा करने वाले महिला को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आपके सामने कि हिटलर ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया था? तो हिटलर ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया था? तो ये किया था आपका 1 सितंबर 1939 को। अगला प्रश्न है कि कितने वर्षों के आयु के बच्चों को जंगवोल्क नामक संस्था में भर्ती किया गया था? तो ये 10 वर्ष से ऊपर तथा 14 वर्ष से कम। अगला प्रश्न है कि जर्मन युवा संगठन किस वर्ष काम किया गया था? तो ये हुआ था 1926 में। अगला प्रश्न है कि गेस्टापो क्या था? तो गेस्टापो जो था ये था आपका गुप्तचर पुलिस दल। अगला प्रश्न है कि हिटलर की प्रजातीय नीति के विशेष शिकार बने? तो ये बना था आपका यहूदी लोग। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? तो ये था आपका गोबेल्स। ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि हिटलर ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता कब छोड़ी? तो छोड़ा था आपका 1933 में। अगला प्रश्न है कि हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ? तो हुआ था आपका पोलैंड पर आक्रमण। अब आपका अगला चैप्टर है आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो हुआ था आपका 1865 में। अगला प्रश्न है कि तिलकामाझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो हुआ था आपका 1750 में। अगला प्रश्न कि कौन सा नाम आदिवासियों के लिए प्रयुक्त नहीं होता था? तो था दिखो। अगला प्रश्न है कि 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो था आपका सिद्धू। अगला प्रश्न है कि जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है? तो आपका अफ्रीका में। ठीक। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1 नवंबर 2000 ईस्वी में। ठीक। अगला प्रश्न है कि पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था? तो ये था आपका तिलकामाझी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि धरती आबा किसे कहा जाता था? तो कहते बिरसा मुंडा को। अगला प्रश्न है कि कौन सा नृत्य आदिवासियों से संबंध नहीं रखता है? तो यह आपका कथक। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो हुआ था आपका 1874 में। ठीक। अगला प्रश्न है कि तमार विद्रोह किस ईस्वी में हुआ था? तो हुआ था आपका 1789 में। अगला प्रश्न है आपके सामने कि चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? तो चेरो जो था ना ये कहाँ था? पलामू के। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था? तो था कोल। अगला प्रश्न है कि भूमि विद्रोह कब हुआ था? तो हुआ था आपको 1832 में। अगला प्रश्न है कि सरहू पर्व कौन मनाते हैं? तो मनाता है मुंडा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है कि दामिन ई को किस जनजाति का इलाका था? तो यह था आपका संथाल। अगला प्रश्न है कि कंद विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो यह था आपका उड़ीसा में। अगला प्रश्न है कि चक्र विशोई का किस देश में योगदान था? तो यह था आपका कंद विद्रोह में। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु 3 फरवरी 1900 में कैसे हुई? तो हुआ था हैजा से। ठीक है। हैजा से हुआ था। अगला प्रश्न है कि चुआर विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो चुआर विद्रोह 1771 में। अगला प्रश्न है कि तिलकामाझी को कब फांसी दी गई थी? तो ये दिया गया था आपको 1784 में। ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जनजातीय दिको किसे
कहती थी, तो जनजातियां दी को किसे कहती थी? तो ये था आपका बाहरी लोगों को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मरिया प्रथा किस जनजाति में प्रचलित थी? तो ये था आपका कंध में। अगला प्रश्न है कि भारत में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो ये आपका भील। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 1855 के संथाल विद्रोह के नेता इनमें से कौन था? तो था आपका सिद्धू। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया? तो किया था 25 दिसंबर 1899 को। ठीक है, 25 दिसंबर 1899 को। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया था? तो था आपका धारा 342। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? तो ये हुआ था आपको, कब मिला था? तो 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि डायट्रिच बेंट्रिस कौन था? तो था आपका इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट देहरादून की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वह था 1906 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तथा गुंडा धूर की, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कलेक्टर क्लीवलैंड की हत्या किसने की थी? तय करने वाला था आपका तिलका मांझी ने। अगला प्रश्न है कि बस्तर विद्रोह कब हुआ था? तो बस्तर विद्रोह 1910 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि सिद्धू और कान्हो किस विद्रोह के नेता थे? तो था संथाल विद्रोह के। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कोल विद्रोह कब हुआ था? तो हुआ था 1831 से 1832। अब आपका अगला नेक्स्ट चैप्टर है विश्व शांति के प्रयास। विश्व शांति के प्रयास आपका नेक्स्ट चैप्टर है। चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का। पहला प्रश्न है आपके सामने, राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय? तो ये था आपका जनेवा में। अगला प्रश्न है कि इनमें कौन राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था? तो ये था आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है कि राष्ट्र संघ संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राष्ट्रपति को दिमाग की उपज थी? तो था आपका वुडरो विल्सन। अगला प्रश्न है कि 14 सूत्रीय सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था? तय करना था अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम ने। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पेरिस शांति सम्मेलन में से वर्ष की अंतिम संधि किसके साथ की गई थी? तो हुआ था आपका तुर्की के साथ। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के कितने वर्ष बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था? तो 21 वर्ष बाद। अगला प्रश्न है कि 1932 ईस्वी में जनेवा में आयोजित राष्ट्र संघ के निशस्त्रीकरण सम्मेलन में किस देश ने भाग नहीं लिया? तो नहीं लेने वाला था आपका जर्मनी। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपको 24 अक्टूबर को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो वो था 10 जनवरी 1920 को। अगला प्रश्न है कि वुडरो विल्सन कौन थे? तो वुडरो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ था? तो ये था आपका हेग में। ठीक है, कहाँ था? हेग में। अगला प्रश्न है कि कोर्फू के ऊपर किस देश ने आक्रमण किया था? तो ये था आपका इटली ने किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग है? तो यह है जनरल असेंबली। अगला प्रश्न है कि कौन सी संधि द्वारा जर्मनी राष्ट्र संघ का सदस्य बना? तो यह था आपका लोकार्नो की संधि। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में राष्ट्र संघ की कौंसिल का सदस्य कौन नहीं था? तो यह था आपका अमेरिका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार किससे प्राप्त था? तो ये था आपका सिर्फ अस्थायी सदस्य राष्ट्रों को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद को अस्थायी सदस्यता किसे प्राप्त नहीं थी? तो ये था आपका जापान को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, इनमें से किसने अटलांटिक चार्टर जारी किया था? तो करना था आपका रूजवेल्ट ने। अगला प्रश्न है कि राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? तो यह था आपका भविष्य में युद्ध रोकना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन
संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है? तो ये है आपका अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ। और अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य हैं? तो ये है आपका 193। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? तो ये था आपका 111। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य अस्थायी हैं? तो 5 सदस्य। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग कौन नहीं है? तो यह है आपका काउंसिल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्र का विभाजन का इजराइल की स्थापना की गई? तो ये था आपका फिलिस्तीन। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र का विभाजन कर इजराइल की स्थापना की गई थी? तो ये फिलिस्तीन का। ठीक है, अगला प्रश्न है इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष संस्था है? तो ये था आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो यह आपका न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस सम्मेलन का सफल परिणाम था? तो यह था आपका सैन फ्रांसिस्को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो वह था 24 अक्टूबर 1945 को। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य इनमें से कौन देश नहीं था? तो था आपका भारत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो ये 15 है। अगला प्रश्न है कि इनमें सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य कौन है? तो यह है आपका रूस। इनमें सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य कौन है? तो यह है आपका रूस। और अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? तो होता है 1 बार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यह आपका अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है। स्थायी सदस्यों की संख्या 193 है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यह आपका पेरिस में। अगला है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो यह आपका है वाशिंगटन में। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग कौन नहीं है? तो ये आपका है काउंसिल। अगला प्रश्न है कि अटलांटिक चार्टर की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 1941 में। अगला प्रश्न है कि स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो हुआ था आपका 1956 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? तो था आपका सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्र का विभाजन कर इजराइल की स्थापना की गई थी? तो ये आपका हुआ था फिलिस्तीन का। ठीक है, अब मेरा अगला चैप्टर होगा कृषि और खेतीहर समाज। चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है आपके सामने कि दलहन फसल वाले पौधे की जड़ की गांठ में पाया जाता है तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। अगला प्रश्न है कि शाही लीची बिहार में मुख्यतः होता है तो ये आपका मुजफ्फरपुर में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कृषि का आरंभ हुआ तो ये हुआ था आपका नवपाषाण युग में। अगला प्रश्न है कि जोते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पा स्थल से मिला है? तो ये हुआ था कालीबंगन से। अगला प्रश्न है कि बिहार में वर्ष में कितनी फसलें उगाई जाती है? तो 4 फसल। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ लगाई थी? तो बिहार में पहली चीनी मिल जो है यह लगाया गया था सारण जिला में। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुई? तो हुआ था आपका 1960 के दशक में। अगला प्रश्न है कि रबी फसल की बुआई होती है तो अक्टूबर से नवंबर में। ठीक है, अक्टूबर नवंबर से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि खेती की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो हुआ था आपका जयलाफरात घाटी में। अगला प्रश्न है कि केला बिहार में मुख्यतः होता है तो हाजीपुर और नवगछिया में। ठीक है, याद रखिएगा, हाजीपुर और नवगछिया में केला मुख्यतः होता है। अगला प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स कि इनमें से रेशेदार फसल कौन है? तो ये आपका है रेशेदार फसल में कौन है? कपास। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में अगहनी फसल कौन सी है? तो अगहनी फसल आपका धान है। अगला प्रश्न है कि मेसोपोटामिया में मजदूरी में क्या दिया जाता था? तो दिया जाता जौ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय का प्रमाण मिला है? तो आपका धौलवीरा में। अगला प्रश्न है कि अमेरिका के किस क्षेत्र को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है? तो इसको कहते हैं हम आपको पेरी का गेहूं क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि सामूहिक खेती का प्रचलन कहाँ नहीं है? तो ये आपका भारत में।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि राजकीय कृषि कहाँ होती है, तो ये आपका होता है रूस में। अगला प्रश्न है कि गर्मा फसल की खेती किस ऋतु में लगाई जाती है, तो ग्रीष्म ऋतु में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में अगहनी फसल कौन सी है, तो ये आपका है धान। अगला प्रश्न है कि एग्रीकल्चर मूल रूप से किस भाषा का शब्द है, तो यह आपका लैटिन। अगला प्रश्न है कि बिहार में चाय की खेती किस क्षेत्र में आरंभ हुई थी, तो ये हुआ आपको हुआ था किशनगंज में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि औपनिवेशिक काल में भारत के किस क्षेत्र में को चीनी का कटोरी कहा जाता था, तो कहा जाता है बिहार को। अगला प्रश्न है कि रेशेदार फसल को चुने, तो यह है आपका कपास। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अगहनी फसल को चुने, तो अगहनी फसल आपका चावल है। अगला प्रश्न है कि बिहार में गन्ना की खेती सबसे कम कहाँ होती है, तो ये आपका है सहरसा में। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपके क्लास 9th का हिस्ट्री समाप्त हुई। इसमें जितने भी चैप्टर में प्रश्न दिया हुआ था और सभी प्रश्नों को आज हम समाप्त कर दिए। नेक्स्ट आपका क्लास 9th का ज्योग्राफी लेकर आएंगे। क्लास 9th का ज्योग्राफी पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक में दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आने वाली जो भी वीडियो होगी इसकी जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में शेयर करते रहिए फ्रेंड्स। और हम लेकर आएंगे आपके लिए क्लास 9th का ज्योग्राफी। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।